नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग अब ये पता लगाइए कि कितने सही हो रहे हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करना है आपको। तो क्या करने के लिए सबसे उचित होगा? सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करने पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य मतलब सरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शैक्षिक योजना बनाना, जिसे जिसकी क्षमता जैसी होगी उसके अनुसार योजना का क्रियान्वयन करना। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है। सृजनात्मकता की प्रमुख पहचान का क्या लक्षण है? अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या होना चाहिए? अपसारी चिंतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपसारी चिंतन। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो पांचवा का कौन सा सही हो जाएगा? सबसे प्रभावशाली माध्यम। देखिए, बिना विश्लेषण के अवलोकन नहीं करना चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, विषय वस्तु को यंत्रवत जैसा लिखा है बुक में वैसे के वैसे याद कर लेना, ये भी नहीं, रटने की क्षमता पे आ जाएगा। लेकिन संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना कि ये संकल्पना इस विषय वस्तु से कैसे जुड़ी, ये सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाएगा। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को छात्रों के त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? ताकि उस त्रुटियों को समझ सके, क्या कमी रह गई, क्यों बच्चे त्रुटि कर रहे हैं। तो इन विकल्पों में से आपको चुनना है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। भाई, जब अध्यापक समझ पाएगा कि बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है, कहाँ जाके त्रुटि कर रहा है, तब तो उसकी त्रुटि को सुधारा जा सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा?
4 नंबर, क्योंकि त्रुटियां जब पता चल जाएगी कि कहां बच्चा कर रहा है तब उसको आसानी से सुधारा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। याद करने पर जोर नहीं देना है, आसान क्रियाकलाप दे सकते हैं लेकिन इन विकल्पों में से और चुनना होगा। बच्चों को दंड देकर, नहीं, दंड तो कतई नहीं दिया जा सकता। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, विकल्प 4 विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? क्या नहीं करना चाहिए? तो यही कि शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, विकल्प 2 विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो कौन सा विकल्प सबसे अच्छा लग रहा है सही होने के लिए? संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित होती है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। तो ये जो असफलता है ये अनियंत्रित होती है, विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अन्वेषण और संवाद। इसमें क्या होगा? विद्यार्थियों का संकल्पनात्मक समझ बढ़ेगी। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तब कठिनाई होगी जब सूचनाओं को अलग अलग माध्यम से अलग अलग समय पर अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। इन विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प 3 है। अच्छा, सीटेट में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि सीटेट में आपने जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को पढ़ के गए, अब आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इससे और अच्छा विकल्प मिल जाएगा, तब ये ना सही हो के वो सही हो जाएगा। इसीलिए सीटेट लोगों को दिक्कत कर दे रहा है, क्योंकि सीटेट में क्या है, विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए आपको। जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से आपको चुनना रहता है। तो इस विकल्प में सबसे अच्छा विकल्प कौन था कि सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएंगी, तो बच्चे को कठिनाई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? निम्न उत्तेजना, उच्च भय, विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? न आनुवांशिकता पर और न पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की परस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। सीटेट में केवल का विकल्प अगर क्वेश्चन पॉजिटिव दिया है तो कभी भी नहीं सही होता है। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव दे दिया
और कहीं विकल्प में केवल शब्द मिल गया तो वो विकल्प कभी नहीं सही होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इनमें? ना आनुवांशिकता पर और ना पर्यावरण पर। किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? विकल्प एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ये लेव वाइगोत्स्की जी के जो चरण दिए उन चरणों के बारे में पूछ रहा है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये आत्म केंद्रिता का इशारा करती है, आत्म केंद्रिता की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों के जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए? पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। विकल्प 2। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गतिविधि के दौरान छात्रा को या छात्रों को संघर्ष करते देखा गया। अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन प्रयोग, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अधिगम के लिए आधारभूत संरचना या पाढ़ का काम करेगी। ठीक है, कि बच्चे जहां लास्ट में जाके रुक जाएंगे वहां उनकी मदद करेगी। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा में आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकल्प 1। विद्यार्थियों को हम लोग प्रचुर मौके देंगे, उनको प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका देंगे। वो अगर असफल हो रहे हैं तो उनको दोबारा मौका देंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देंगे। नैतिक विकास के ये किस चरण को दर्शाता है? तो ये किस चरण को दर्शाता है? ये प्रथागत को दर्शाता है। विकल्प 4 प्रथागत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है? विकल्प 4 सही हो जाएगा। ये एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर
विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। इसमें केवल शब्द लग गया, ये तो होगा नहीं। तो विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण। तो लेव वाइगोत्स्की जी का किस पे देता है बल? ये देता है सांस्कृतिक उपकरणों पर। विकल्प 3। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो उद्दीपक अनुक्रिया थांडाइक जी का है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र जो है ये लेव वाइगोत्स्की जी का है, जेडपीडी का सिद्धांत। लेकिन स्कीमा शब्द जो है ये जीन पियाजे जी का है। विकल्प 2। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। बस यही विकल्प सही हो जाएगा, अवसर मिल रहा है उसको। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, अविभेदी या समरूपी निर्देश। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2, क्योंकि इसमें बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो कौन सा करेंगे? मंदित छात्र। इसमें इन विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सबसे उचित विकल्प इनमें छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्या होगा? छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, मूर्त, संवेदिक, अमूर्त, संवेदिक, मूर्त। तो ये जीन पियाजे जी की बात पूछ रहा है। तो देखिए, जीन पियाजे जी की पहले संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहले कौन सा होगा? संवेदी गामक। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक नहीं दिया है, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। विकल्प 3। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अधिगम के पक्ष में असफलता। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। विकल्प 2। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने सही हो रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।